हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंस्पायर स्टडी। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का होमवर्क सीरीज का एमसीक्यू टाइप आपका शुरू किया गया है, जिसको आज की इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, एमसीक्यू टाइप जो है आपका ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर पे आपका शुरू कर दिया गया है। इसको आज के इस क्लास में हम लोग कवर करेंगे और 9 तक आपका जो है आपका होमवर्क सीरीज का भी क्लास आपका निकल गया है। तो आइए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और ये आपका एमसीक्यू टाइप का आपका पहला क्लास आपका है, तो आप सभी लोग इसको अच्छे से लगाएंगे। तो आइए दोस्तों, क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों को क्रमशः कोलकाता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दी थी। तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जिन्होंने दोस्तों आपका अंग्रेज और फ्रांसीसियों को क्रमशः कलकत्ता और चंद्रनगर में किलाबंदी की अनुमति नहीं दिया था, ये कौन है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अलीवर्दी खां। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है कि ब्लैक हॉल की घटना सिराजुद्दौला के समय 20 जून 1756 को हुआ था, जो हमारा बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। इस घटना का उल्लेख अंग्रेजी अधिकारी हॉरवेल ने किया था। तो यहाँ पर देखिए हमारा दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट दिया गया है, यानी ऑप्शन आपका सी करेक्ट है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बंगाल के नवाबों का सही काल कर्मानुसार क्या है, ये आपको पर बताना है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा आपका सिराजुद्दीन आपका आ जाएगा। तो देखिए 3 नंबर पर आपका एक ही ऑप्शन में दिया गया है, तो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका आ जाएगा सरफराज खां आ जाएगा, और देन आपका यहाँ पर जो है अलीवर्दी खां, और फिर आपका मीर कासिम आएगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा देखिए पूछा जा रहा है। और देखिए, अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसका अभी आपका नोट्स अपडेट किया गया है। देखिए, होमवर्क सीरीज लॉन्च होने के बाद और थर्ड बैच आने के बाद आपका नोट्स जितने भी आपका है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, इसको कंप्लीटली आपको अपडेट किया गया है। और उसमें आपका वन लाइनर फॉर्म में भी क्वेश्चन आपका सिलेक्ट हुआ है। हिस्टोरिकल जितनी भी आपका इमारत है, इन सभी का आपको जो है पिक के साथ आपको दिया गया है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को अच्छे से आप समझ पाए। इसके अलावा देखिए एमसीक्यू टाइप जो है ये आपका 1275 प्री और मेंस का दिया गया है। 6 से लेकर के 12 तक जितनी भी आपका क्वेश्चंस का कलेक्शन है, जो बिहार एसआई के एग्जाम में पूछा जाता है, सारा कुछ आपको दिया गया है। जो भी छात्र अभी तक पेड बैच के अंतर्गत ज्वाइन नहीं है, आप सभी लोग इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें फ्रेंड्स आपको बता दी जाएगी। थोड़ा सा समय देंगे। इसके अंतर्गत क्या है कि होमवर्क जो आपका सीरीज अभी आपका लॉन्च किया गया है, जिसका 9 तक आपका क्लास हुआ है, इसका कंप्लीट आपको क्लास जो है भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है लेक्चर वाला। तो आप सभी लोग इसको ज्वाइन करके आप जो है होमवर्क सीरीज को भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आपका फुल आपका कोर्स है, ये आपका ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का, ये सारा कुछ आपका वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है। मात्र आपको 199 आपको पेमेंट करके इसके अंतर्गत आपको ज्वाइन करना है। 199 में ही क्या है कि आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की जा रही है, जिससे कि आपका वीडियो क्लासेस है, होमवर्क सीरीज का कंप्लीट आपका क्लास है। साथ ही साथ आपको डिस्कशन कंप्लीट आपको दिया जा रहा है, और जितने भी नोट्स आपका अपडेट किया गया है ये कंप्लीट आपको दिया जा रहा है। अब देखिए, अभी क्या है कि जो आपका होमवर्क सीरीज जो आपका लॉन्च हुआ है, 9 तक जो आपका क्लास किया हुआ है, इसका कंप्लीटली आपको रिवीजन पीडीएफ वहाँ पर जैसे कि आपको प्लेन पीडीएफ भी मिल जाता है, ताकि आप इसको निकलवा भी सकते हैं। लेकिन इसका जो वैलिडिटी है अभी से एग्जाम तक है, तो अभी से एग्जाम तक आपको सारा पीडीएफ निकलवाना पड़ेगा। इसलिए पीडीएफ ना निकलवाने के कारण से मैंने क्या किया है कि इसमें आपको जो है आंसर आपको टिक करके देना शुरू कर दिया है, ताकि आप इसको प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। निकलवाना है सिर्फ आपको नोट्स, क्योंकि जो नोट्स आपका है ये आपको निकलवाना है, क्योंकि इसमें आपको ओवरऑल सारी चीज़ें आपको दिया गया है। और जो अभी आपका जो है होमवर्क सीरीज आपका लॉन्च किया गया है, जो आपके वन लाइनर फॉर्म में आपका रहता है, तो इसमें आपको आंसर जो है आपको लिखा हुआ मिलता है, ताकि आप उसको डायरेक्टली क्या करें तो उसको आप रिवीजन कर पाएं। और नोट्स आपके सामने रहेगा तो उसको आप ओवरऑल रिवीजन करेंगे। और जो आपका होमवर्क सीरीज है, इसको आपको डेली बेसिस पर आपको कराए जा रहे हैं, और जिसका कि वन लाइनर फॉर्म में आपका होमवर्क सीरीज आपका है, सीधा आपको पता है। और ये जो अभी आपका टेस्ट आपका शुरू किया गया है होमवर्क सीरीज का एमसीक्यू टाइप, इसका भी आंसर आपको टिक करके मिलेगा। तो मतलब ओवरऑल एक बेहतरीन तरीका से आपको सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड की जा रही है, ताकि आप ना भी निकल पाओ, तो आप प्रॉपर तरीका से चीज़ों को रिवीजन कर पाए। तो नंबर को नोट डाउन करके आप कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बता दी जाएगी, जिससे कि आप बेहतरीन आप जो है इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में दिया गया है कि डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया था। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये आपका किया था हैदर अली ने। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक जो है आपका शस्त्रागार स्थापित किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा है कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो ये आपका दिया गया था गुरु अर्जुन देव को, और आपका दिया गया था गुरु तेज बहादुर को। तो ऑप्शन आपका जो है 2 और 4 करेक्ट होगा, जो कि ऑप्शन हमारा ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथा एवं दिया गया है कि सर देशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा सरदारों को दिया था। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो ये देखिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बाजीराव द्वितीय। ऑप्शन अगर आपने बी दिया है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए टाइपिंग एरर है, क्योंकि बाजीराव द्वितीय के नहीं बल्कि ये आपके प्रथम के काल में हुआ था। तो बी ऑप्शन आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, पूछा है कि निम्नलिखित में से किस मराठा पेशवा ने चौथ एवं सरदेशमुखी कर वसूल करने का अधिकार मराठा दूसरों को दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बाजीराव प्रथम। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध भारत में अंग्रेजों के आधिपत्य की स्थापना की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण समझा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बक्सर का युद्ध, जो 1764 में आपका लड़ा गया था। तो पहला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन है कि कहा जा रहा है कि उत्तमासा अंतरिप केप ऑफ गुड होम की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज ने किया था। देखिए उत्तमासा अंतरिप की खोज किस पुर्तगाली खोजकर्ता ने किया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज के द्वारा किया गया था। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट कहा जा रहा है कि देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का एकाधिकार दिया था? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या है? तो देखिए ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, रानी एलिजाबेथ ने दिया था। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए आपको कहा जा रहा है कि जो आपका फ्रांसिस डे है ये आपका मद्रास का संस्थापक के साथ चला जाएगा। देखिए आपका जॉब चरनाक दिया गया है, ये कोलकाता के संस्थापक से संबंधित है। और आपको दिया गया है गेरोल्ड अग्नियार, तो ये देखिए आपके मुंबई के संस्थापक से संबंधित है। तो 1, 2, 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहला देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध, ये आपका चला जाएगा एक्सला चैपल की संधि से अंत। तो कर्नाटक युद्ध आपका इसके साथ चला जाएगा। अगला देखिए दिया गया है तृतीय कर्नाटक युद्ध। तो देखिए तृतीय कर्नाटक युद्ध की अगर बात करें तो ये हमारा चला जाएगा पेरिस की संधि से अंत। और देखिए आपका दिया गया है द्वितीय कर्नाटक युद्ध। तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है फ्रेंड्स आपका ये आपका चला जाएगा जो है अर्नियायक युद्ध के साथ। और देखिए प्रथम मैसूर युद्ध ये आपका ब्रिटिश की हार के साथ चला जाएगा। तो इसको आप सिंपली यहाँ पर मैच कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट आपको पूछा आ रहा है। और देखिए अभी तक अगर आप होमवर्क सीरीज के साथ ऐड नहीं है तो आपको निश्चित रूप से ऐड होना है, क्योंकि उसमें कंप्लीट आपको डिस्कशन दिया जा रहा है। उसके बाद क्या है कि एमसीक्यू टाइप पर आपका पकड़ आ जाएगा और आप इसको प्रॉपर तरीका से जो है सॉल्व भी कर पाएंगे। तो देखिए सीरीज से जुड़ने के बाद क्या होगा कि ये जितने भी प्रश्न आप देख पा रहेंगे एमसीक्यू टाइप आपका ये कंप्लीट आपका सॉल्व हो जाएगा। और जो भी आपका नोट्स अपडेट किया गया है उसको आप कंप्लीट अगर लगाते हैं तो ये सभी क्वेश्चन आपसे जो है सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और इसका 9 तक आपका जो है लेक्चर वाली क्लास आपका प्रोवाइड किया गया है विद आपका डिस्कशन। और जो पीडीएफ है ये आपको आंसर आपको जो है लिख करके आपको दिया गया है, ताकि आप इसको जो है प्रॉपर तरीका से रिवीजन कर पाए। क्योंकि 1 लाइनर फॉर्म में आपका होमवर्क सीरीज आपका है, तो उसमें क्या है कि आंसर आपको लिख करके आपको दिया जा रहा है। तो जो भी छात्र ऐड नहीं है मैं फिर से आपको बता दूं कि इस नंबर पे कॉल या एसएमएस करके आप इंक्वायरी ले लेंगे, ताकि आप प्रॉपर तरीका से इसमें ज्वाइन होकर के इसको आप बेहतर तरीका से आप कंप्लीट कर पाए। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक का युद्ध निम्नलिखित में से किस विदेशी सत्ता के बीच हुआ है? तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए आपका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी और ब्रिस्ट के बीच हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, पूछा जा रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दावली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया था, जो गलत है। अगला है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, जो गलत है। अगला है कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा। केवल हमारा थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? चलिए आंसर करेंगे आप लोग। राइट आंसर क्या है? तो पहला है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली पराजित हुआ था, गलत है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हैदर अली ने अंग्रेजों को पराजित किया था, ये भी आपका गलत है। अगला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है और प्रश्न कहा जा रहा है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान युद्ध जीता और अपना भूभाग अंग्रेजों को नहीं दिया, जो कि हमारा गलत है। अगला है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान पराजित हुआ, यह युद्ध के मध्य में जो है दिवंगत हुआ। तो ये देखिए केवल हमारा ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही है। चलिए आंसर बताएंगे। देखिए द्वैध शासन नीति जो है आपका लॉर्ड क्लाइव, ये बिल्कुल करेक्ट है। सहायक संधि की नीति बेलेल्जी, करेक्ट दिया गया है। देखिए व्यापकत सिद्धांत की नीति लॉर्ड डलहौजी, इनमें से देखिए आपका सभी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फ्रेंड्स पहला है कि 1903 में करजन में थॉमस रॉबर्टसन के नेतृत्व में एक रेलवे बोर्ड की स्थापना किया, जो बिल्कुल आपका करेक्ट है। अगला है कि एकवर्थ आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1925 में रेलवे को आम बजट से जो है अलग किया गया था, जो आपका गलत है। तो केवल हमारा पहला वाला करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन आपका ए सही है। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। अस्थाई बंदोबस्त, देखिए कर्नवालिस, चार्ल्स ग्रांट और आपका जॉन शोर, ये आपका एक ही साथ चला जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो है ये आपका संबंधित कौन व्यक्ति है, तो आपका कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो और आपका एली फिंस्टन आपका संबंधित हो जाएगा। और देखिए मारवाड़ी व्यवस्था की बात करेंगे तो ये आपका हॉल्ट, मैकेंजी और जो है आपका मार्टिन वर्ड के साथ चला जाएगा। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और आपका 3 जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कि ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखा था। तो ये फ्रेंड्स आप बताइए आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका लिखा गया था, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए करेक्ट आंसर क्या है। पहला स्टेटमेंट है क्षेत्रफल में राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो करेक्ट है। क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, बिल्कुल करेक्ट है। क्षेत्रफल में महाराष्ट्र भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है, तो ये भी करेक्ट है। तो यानी ऑप्शन हमारा डी जो है आपका गलत हो जाएगा, और हमें गलत पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है। देखिए कल मैंने आपको बताया था 10 डिग्री और आपको 9 डिग्री चैनल मैंने आपको बताया था। बात किया जा रहा है 9 डिग्री चैनल का, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो 9 डिग्री चैनल है ये आपके अंडमान निकोबार को जो है आपका पृथक करता है। देखिए 9 डिग्री आपको चैनल के बारे में पूछा है, तो 9 डिग्री देखिए हमारा चैनल के लिए करेक्ट आंसर ये नहीं होगा। देखिए 9 डिग्री चैनल की अगर बात करें तो ऑप्शन आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा, करावती द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है। जबकि बात करें हम लोग 10 डिग्री चैनल का, तो ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए याद रखना है कि जो आपका 9 डिग्री चैनल है ये आपका करावती द्वीप को मिनिकॉय से अलग करता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट का जा रहा है कि पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित किया जाता है। तो बात हो रही है पुदुचेरी का क्षेत्र, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, केरल एवं आंध्र प्रदेश राज्यों में पुदुचेरी का क्षेत्र विभाजित होता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के बारे में सही है। भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, जो हमारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत 7वें नंबर पर आता है। अगला है कि यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% जो है भाग अधिकृत किए गए, तो ये देखिए हमारा बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। अगला अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट हमारा देखिए स्टेटमेंट है कि जो है आपका सूचना, यानी कि सूचना समूचा भारत उष्ण कटिबंध क्षेत्र में स्थित है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, तो देखिए हमारा 4 वाला भी करेक्ट है, यानी कि 2 और 4 आपका ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में से कौन सा यह समूह पाकिस्तान से सीमा बनाती है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और गुजरात है, ये जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा को साझा करती है। अगला प्रश्न है कि इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए आप लोग करेक्ट आंसर क्या है। तो हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, हिमालय पहाड़ी का भाग भारत का सबसे पुराना है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है, अरावली हमारा करेक्ट आंसर रहता। अगला क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि प्रायद्वीपीय भारत कहाँ पर है। देखिए प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत का, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो एवं एक तरफ स्थल से, इसे हम लोग कहते हैं प्रायद्वीपीय, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का जा रहा है कि भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला भौमिकीय समूह किस नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है गोंडवाना लैंड, ऑप्शन सी करेक्ट है। थार मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो देखिए थार मरुस्थल की बात करेंगे तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ये आपके अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन पूछा जा रहा है कि सही नहीं है। तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अघिल जो है आपका दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, जो बिल्कुल आपका गलत है। बाकी अगर आप देखेंगे तो सिपकिला दर्रा
ये आपको दिया गया है सतलुज गारजा से गुजरता है, बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, करेक्ट दिया गया है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है। और एक आपका है बुर्जिल दर्रा जो कि जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। तो ये सभी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा सही मिलान नहीं है। तो देखिए इसमें गलत आपको बताना है और हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी। देखिए दिया गया अबोर हिल्स मणिपुर, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है। अगला अगर आप देखेंगे तो जो आपको ब्लू माउंटेन दिया गया है मिजोरम में, दीफू पास अरुणाचल प्रदेश में है, और जो है आपका कालांग नदी जो है आपके असम के अंतर्गत आपका आता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि जो आपका अबोर हिल्स है ये आपके अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत, ना कि आपके मणिपुर के अंतर्गत। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। तो हमारा देखिए पहला स्टेटमेंट है पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। नेक्स्ट है अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिमी घाट से होती है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए स्टेटमेंट हमारा बोला जा रहा है कि पश्चिमी घाट सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। तो देखिए दोनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 आपका करेक्ट दिया गया है। तो बी ऑप्शन आपका सही है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मंद अंडमान के पूर्व में आपका स्थित है जो सक्रिय ज्वालामुखी है, तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न हमारा पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना किया गया है। तो केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना मैंने आपको नोट्स में ही कवर करा दिया है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, भारत शासन अधिनियम 1935 का भारतीय संविधान पर गहरा प्रभाव है, ध्यान रखेंगे। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और आप यकीनन मानिए फ्रेंड्स कि अगर आपने नोट्स को कवर किया होगा या पिछले क्लास को, तो ये सभी क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि अपडेटेड जो नोट्स है इसमें आपका A to Z आपको चीजें दिया गया, इस कारण से मैं आपको बार बार गाइड कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि माउंटेन बेटन योजना का आधार बनी। देखिए माउंट बेटन योजना जो है आपका आधार बनी, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देश के विभाजन का आधार बनी, तो सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकार किया गया। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को जो है भारतीय संविधान में कब जो है स्वीकार किया गया, या संविधान सभा द्वारा जो है कब इसे एक्सेप्ट किया गया। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 22 जनवरी 1947 को किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा जो है कब स्वीकार किया गया था, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 जनवरी 1947 को किया गया था। अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट का जा रहा है कि निम्न में से किसने भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की रचना करने का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। तो ये किया गया था आपका स्वराज दल के द्वारा, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आर्थिक न्याय को संविधान की लक्ष्य घोषित किया गया। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये दोस्तों आपका लिया गया है जर्मनी के संविधान से, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कनाडा से, ऑप्शन बी करेक्ट है। 1947 में विभाजन के बाद संविधान सभा में लगभग कितने सदस्य थे, इंपोर्टेंट है, जो ऑलरेडी आपका पूछा गया है। 299 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष आरंभ किया गया था। देखिए बात हो रही है सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष जो है आरंभ किया गया था। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1909 में किया गया था, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला। भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा किस तारीख को मिला। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 1947 को मिला। निम्नलिखित में से कौन सी वह पहली भाषा थी जिसे भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स पूछा जा रहा है कि जो वह कौन सा भाषा था जिसे भारत में पहली भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये आपके कथकली है, सॉरी ये कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपके तमिल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया।
बताइए आप लोग राइट आंसर आपका क्या है। देखिए थोड़ा सा मेरा स्वास्थ्य खराब है, इस कारण से मैं सटीक तरीका से मैं आपको जो है बोल नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अगला देखिए पूछा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में लोकप्रिय बनाया। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा कथकली, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो आप इसको यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, और यहाँ पर देखिए जो पॉइंट आपको दिया गया है ये आप इसको रिवील करेंगे। कथकली केरल का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, मोहिनी अट्टम दोस्तों आपका पूछा गया है, तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। और देखिए बात करें कथक का, तो ये आपका उत्तर प्रदेश का है। तो इतने फैक्ट आपको यहाँ से याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा जारी विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई निम्नलिखित संपत्तियों पर विचार करिए। तो बताइए आप सभी लोग राइट आंसर क्या है। और पूछा है कि उपर्युक्त में से कितनी संपत्तियों को वर्ष 2023 में शामिल किया गया था। तो देखिए 2023 की अगर आप डेटा देखेंगे तो इसमें जो आपका शामिल किया गया है जो है आपका कितनी संपत्तियों को 2023 में आपका शामिल किया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका जो है ये आपका केवल जो है रानी की बाव, ये केवल आपका 2023 में आपका शामिल हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित में से यूनेस्को द्वारा अनुमोदित विश्व धरोहर स्थल की पहचान कीजिए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा खजुराहो मंदिर का समूह, डी ऑप्शन आपका राइट है। निम्नलिखित में से कौन से संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में स्थित है। तो बताइए राइट आंसर क्या है। संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन के अंतर्गत स्थित है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले आपका आएगा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, फिर फ्रेंड्स आपका दिया गया है कि पॉपी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान, जो आपका गलत है। अगला देखिए दिया गया है कि सत्यम दिया गया है कि सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व, और दिया गया है कि वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये देखिए आपका तीनों शामिल है, 1, 3 और आपका 4 करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन हमारा सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 47 नंबर है। प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित टाइगर रिजर्व में से किसमें क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट के अंतर्गत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा नागार्जुन श्रीशैलम, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच जो है एक अच्छी कड़ी होने में महत्व रखता है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर क्या है। पारिस्थितिक दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी और पश्चिमी घाट के बीच एक अच्छी कड़ी जो है होने में महत्व रखता है। तो ऐसे में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है आपका सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट का जा रहा है यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेश था, ये आपको पर बताना है। तो बताइए आप लोग करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम समावेशन था, ये आपको पर पूछा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गरबा नृत्य, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषाओं में से एक नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स आपका कन्नड़ है, ओडिशा है और आपका मलयालम है, लेकिन मगही जो है आपका शास्त्रीय भाषाओं में नहीं है। तो ऑप्शन आपका ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल हेतु स्टेशन शिव शक्ति नाम को मंजूरी प्रदान किया है, जो आपका गलत है। अगला है प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 2 दुर्घटना स्थल का नाम तिरंगा पॉइंट रखा है, जो आपका गलत है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपका दोनों गलत होगा, और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी आपका सही है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्नलिखित जोड़ियों पर विचार करें। जैसा कि पहला है ऑपरेशन दोस्त, सूखे से प्रभावित नाइजीरिया से भारतीयों और अन्य विदेशी नागरिकों को निकालना, जो कि हमारा बिल्कुल गलत है, इसका ऑपरेशन दोस्त आपका नहीं है। अगला देखिए नेक्स्ट आप देखेंगे तो दिया गया है ऑपरेशन गंगा, रूसी आक्रमण के दौरान यूक्रेन से भारतीय नागरिकों मुख्य रूप से छात्रों को एयरलिफ्टिंग करना, तो ये आपका हो जाएगा। और अगला देखिए आपको दिया गया है कि ऑपरेशन इंद्रावती हैती से भारतीय नागरिकों को निकालना। तो ये देखिए 2 और 3 हमारा दोनों करेक्ट है, और यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर आपको सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा है कि मिशन दिव्य शास्त्र के संदर्भ में कौन सा कथन आपको सही दिया गया है। तो पहला हमारा स्टेटमेंट है DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंतर्गत है, ने 9 मार्च 2024 को MIRV तकनीक के साथ स्वदेशी रूप से विकसित अग्नि 5 मिसाइल का
पहला सफल उड़ान परीक्षण किया? तो देखिए आपका पहला स्टेटमेंट राइट है। मिशन दिव्यशास्त्र नामक उड़ान परीक्षण ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अबुल कलाम आजाद से किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता में जो है विश्व के 5वें नंबर पर आता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये आपके चौथे नंबर पर आपका आता है। अगला है कि भारत पवन ऊर्जा क्षमता में चौथा और सौर ऊर्जा में 5वें स्थान पर आता है। तो केवल हमारा 2 करेक्ट होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी सही है। अगला क्वेश्चन है कि जो है आपका चाबहार बंदरगाह के बाद किस बंदरगाह को कार्यान्वित करने के लिए विदेश मंत्रालय ने हाल ही में मंजूरी दिया है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7वें बंदरगाह, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइलें प्राप्त करना जो है आपका शुरू किया है? तो ये अभी आपका क्या है, फिलीपींस ने। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए पूछे जा रहे कि हाल ही में खबरों में रहा जो आपको दिया गया है कि डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास किस 2 देश के बीच आयोजित किया गया है? तो हाल ही में खबरों में रहा डस्ट लीग संयुक्त सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के मध्य हुआ है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ है। तो आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत उज्बेकिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल की पहली खेप सौंपी है। ब्रह्मोस मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसके बारे में बताइए आप लोग, राइट आंसर क्या है? तो देखिए पहला स्टेटमेंट में बोला गया है कि ब्रह्मोस भारत और फ्रांस के संयुक्त समझौते के तहत विकसित किया गया है, ये गलत है। यह 3 चरणों वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, गलत है। अगला है कि भारत ने इसकी रेंज 450 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जो आपका गलत है। यहाँ पर देखिए तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा, यानी कि उपर्युक्त में से कोई नहीं आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय बंदरगाह हाल ही में कार्गो वॉल्यूम के मामले में देश का सबसे बड़ा जो है बंदरगाह बन गया है? तो ये फ्रेंड्स अभी आपका बन गया है, पारादीप पोर्ट बन गया है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए बताइए आप लोग, राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा? ये रहा ऑप्शन आपके सामने। तो देखिए पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है जो है आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 के अकॉर्डिंग कि भारत 180वें देशों में से 159वें स्थान पर रहा है। तो ये आपका बिल्कुल सही है। अगला देखिए इसे रिपोर्ट जो है आपका विदाउट वार्डर्स द्वारा जारी किया गया था। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह रिपोर्ट्स विदाउट वार्डर्स द्वारा जारी किया गया था। अगला है कि इस रिपोर्ट में नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर रहा था तथा ऑस्ट्रेलिया जो है सूची में सबसे नीचे रहा था। तो 1, 2 और 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अमिताभ बच्चन को किया गया है। चक्रवात रेमल का संबंध किस क्षेत्र से है? देखिए फ्रेंड्स बात हो रही है चक्रवात रेमल का, तो इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पूर्वोत्तर भारत से। हाल ही में खबरों में रही रुद्र M2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये अभी आपका लेटेस्ट में किया गया है DRDO के द्वारा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि सेला सुरंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट हमारा है कि यह दुनिया की सबसे लंबी 2 लेन सुरंग है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है, बिल्कुल आपका सही दिया गया है। इसका निर्माण BRO द्वारा पीर पंजार श्रेणी में किया गया है। तो ये देखिए दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि पहला और दूसरा आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि हाल ही में खबरों में रहा दिया गया है कि सत्य मंगलम टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? देखिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम के लिए आपका। तो ये फ्रेंड्स आपके तमिलनाडु के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत और जापान का संयुक्त समुद्री अभ्यास 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए देखते हैं। तो आपका पहला स्टेटमेंट है कि भारत के विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है, गलत है। यह जो है आपका जिमैक्स का 10वां संस्करण था, जो कि आपका गलत है, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, दोनों गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करें। कहा जा रहा है कि 50वें G7 शिखर सम्मेलन पूछा जा रहा है कि अपुलिया
इटली में पूछा है कि संपन्न हुआ, क्या सही दिया गया है? तो पहला स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला कहा जा रहा है कि G7 के सदस्य के रूप में भारत भी एक देश था। तो देखिए दूसरा आपका ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भारत इसका सदस्य था ही नहीं। G7 का प्रथम शिखर सम्मेलन 1975 में आयोजित किया गया था। तो 1 और 3 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन आपको बी में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है 18वीं लोकसभा चुनाव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा सांसद भर्तहरि महताब को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया था, जो आपका गलत है। स्वतंत्र भारत में 18वीं लोकसभा से पूर्व सभी अध्यक्ष निर्विरोध चुने गए थे, जो आपका गलत है। अगला अगर यहाँ पर देखें तो अगला स्टेटमेंट हमारा कहा जा रहा है कि ओम बिरला को 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित किए गए थे। तो ये आपका दोस्तों करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए जो आपको प्रश्न दिया गया है कि ओम बिरला 2 बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने वाले 6ठे अध्यक्ष है, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 94A के तहत शक्ति प्रदान दिया गया है, तो ये आपका बिल्कुल गलत है। देखिए राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, बट आर्टिकल गलत है। तो यहाँ पर केवल हमारा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 3 आपका सही है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के 46वीं यूनेस्को विश्व धरोहर समिति की बैठक कहाँ आयोजित करने का फैसला लिया गया है? तो आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा, ये भारत मंडपम में लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। 27 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए प्रश्न हमारा पूछा है कि जो आपका 27 जुलाई 9 अगस्त 2024 के बीच आयोजित अभ्यास खान क्वेस्ट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें। तो आप बताइए कि इसमें दोनों में से कौन सा आपका करेक्ट दिया गया है? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों कहा जा रहा है कि यह भारत और मंगोलिया के बीच कहा जा रहा है कि द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है, जो आपका गलत है। अगला है कि यह मंगोलिया की राजधानी दिया गया है कि उलान बटार में आयोजित किया गया था। तो केवल हमारा दूसरा करेक्ट होगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा है कि भारत में 1857 में पुरानी राइफल के स्थान पर जिस नई राइफल का प्रयोग करने का निर्णय लिया गया है उसका नाम क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका नाम है आपका एनफील्ड राइफल। ऑप्शन नंबर अगर आपने यहाँ पर सी दिया है तो बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वुलर झील, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है और ये आपके जम्मू कश्मीर के अंतर्गत है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा है कि किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो देखिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए भारत के राष्ट्रपति को सिफारिश कौन करता है? तो आंसर इसका लगाएंगे आप लोग। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर दिया गया है मुख्यमंत्री, राज्यपाल दिया गया है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिया गया है और प्रधानमंत्री दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र, यानी कि पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है कि भारत में किसी राज्य की विधान परिषद उस विशेष राज्य की विधानसभा के आधे से बड़े आकार की हो सकती है। तो ये कहा जा रहा है। तो ये देखिए हमारा मतलब एक तरह से अगर आप इसको देखेंगे तो ये आपका गलत है। और अगला है कि किसी राज्य का राज्यपाल उस विशेष राज्य की विधान परिषद के अध्यक्ष को नामित करता है, जो कि आपका बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर आपका दोनों गलत है, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि बुनियादी शिक्षा का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ये दोस्तों आपका किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, सी करेक्ट है। निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से जाना जाता है? बॉडी बिल्डिंग फूड के नाम से प्रोटीन को जाना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए स्वास्थ्य मेरा थोड़ा सा खराब है, जिसके कारण से मैं रिवील नहीं करा पा रहा हूँ क्वेश्चन को, सिर्फ आप यहाँ पर आंसर देखते चलेंगे। मगध की सबसे पुरानी राजधानी राजगीर में थी, जिसे पूछा है कि डैश भी कहा जाता था। तो फिर जिसे कहा जाता था गिरिब्रज कहा जाता था। ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद क्यों बन गया था? तो इसका सिंपल सा आपका रीजन हो जाएगा पहला, कई नदियां जैसे गंगा और सोन मगध से आकर के बहती थी। तो ये आपका राइट होगा। अगला दिया गया है कि मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था, बिल्कुल करेक्ट है। इस क्षेत्र में लो अयस्क की खानें थी। ये तीनों स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न पूछा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन के तहत, डी ऑप्शन आपका करेक्ट।
अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को स्थान आरक्षण तथा प्रावधान निम्न में से किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 243 के डी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है फरवरी 2020 में नए प्रमुख बंदरगाह स्थल के रूप में निम्नलिखित में से किस स्थान को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदित किया गया था? तो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वधावन है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे किस प्रकार की चट्टानों से प्राप्त किया जाता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका कहलाता है आपका कुडप्पा चट्टानें, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला भंडारण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बारी बारी से पढ़ना है। पहला स्टेटमेंट है भूरा कोयला तमिलनाडु, गुजरात और पुदुचेरी के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है, करेक्ट है। भारत में लगभग 80% कोयला भंडारण बिटुमिनस और जो है नॉन कोकिंग ग्रेड के हैं, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि 1 और 2 आपका दोनों करेक्ट दिया गया है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, अगला में फ्रेंड्स आपको पूछा गया है कि बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं से जुड़े प्रतीकों में स्तूप किसका प्रतीक था? बात हो रही है स्तूप का, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मृत्यु का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री जनधन योजना पूछा जा रहा है कि के लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी डायरेक्टली डिफरेंशियल टाइप का पूछा गया है। पहला है कि आवश्यक होने पर सभी लोक एवं सूचीबद्ध किए गए निजी अस्पतालों में निःशुल्क एवं जो है आपका चिकित्सा जो है उपलब्ध कराना, तो ये आपका देखिए पहला करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य अनुरक्षण सेवाओं तक नकदी रहित और कागज रहित अभियान, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है आपका कि प्रत्येक वर्ष प्रत्येक परिवार को सरकार की ओर से जो है आपका 5 देख लीजिए इसको काउंट करके आपसे भी लोग, तो देखिए 21 दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 50 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराए जाना। और देखिए आपको दिया गया है कि पूर्व विद्यमान रोग इसमें शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा देखिए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और आपका 3 के साथ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो आपको 4 में दिया गया है स्टेटमेंट, ये आपका गलत है, तो ऑप्शन केवल यहाँ पर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है, अगला का आंसर बताएंगे मित्रों। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फ्रेंड्स आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। पहला स्टेटमेंट है कि कोशिका सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है, तो दोनों स्टेटमेंट आपका राइट है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि दोनों आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंतर्गत पाए जाने वाले सबसे बड़े अंगक होते हैं, जो बिल्कुल आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला है हरित लवक को कोशिका का रसोई घर कहा जाता है, गोल्जी काय को कोशिका के अणुओं का ट्रैफिक कंट्रोलर भी कहा जाता है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित आपको नहीं दिया गया? तो इसका देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सा आपका सही सुमेलित नहीं दिया गया है, तो डायरेक्टली आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो आपका पेलेट कण है ये आपको दिया गया है कि अस्फीरोसो, तो जो कि आपका बिल्कुल गलत है। बाकी देखिए कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया, सबसे बड़ा अंगक लवक और आत्महत्या की थैली लाइसोसोम आपका कहलाता है। अगला प्रश्न है कि डीएनए जो है आपका द्वि हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने जो है आपका प्रस्तावित किया था? तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने किया था। ले क्रैमल ग्रंथियां स्रावित करता है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपके आंसू स्रावित करता है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है कि पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग जो है प्रभावित होता है? तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यकृत, जो हमारे बॉडी का पहली सबसे बड़ी ग्रंथि होता है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होता है अग्नाशय। परमाणु के इलेक्ट्रोड के अस्तित्व का पता किसने लगाया अथवा इलेक्ट्रोड की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ये जे थॉमसन ने किया था, आपका पहला ऑप्शन राइट है। अगला प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है, जो विटामिन के की कमी के कारण से प्रमुखता आपके होते हैं? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये आपका सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हमारा दिया गया है और प्रश्न में पूछा है कि निम्न में से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हो रहा है। रासायनिक अभिक्रिया किस में हो रहा है? तो दूध का खट्टा होना एक प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आपका आएगा। अगला देखिए स्टेटमेंट हमारा दिया गया है कि मानव शरीर में भोजन का पचना रासायनिक अभिक्रिया है। जल का देखिए उबलना ये आपका भौतिक परिवर्तन है, तो ये आपका नहीं होगा, यानी कि तीसरा आपका नहीं है, ठीक है। देखिए फलों का आपका जो है पकना ये भी एक प्रकार का जो है आपका रासायनिक प्रक्रिया है, तो आपका 1, 2 और आपका 4 और आपका जो है ईंधन का जलना 5, तो देखिए यानी कि आपका 3 आपका केवल नहीं होगा। तो इस प्रकार से देखिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि अधातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है, इसलिए वे जो है आपके ऑक्सीकारक होते हैं।
तो देखिए जो भी अधातु होता है ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो ये आपको बोला जा रहा है, तो ये जो कि हमारा बिल्कुल आपका करेक्ट दिया गया है। अधातुओं में इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रवृत्ति होती है क्योंकि वो अपकारक होते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक खगोलीय इकाई संबंधित है, बात हो रही है एक खगोलीय इकाई का, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी को खगोलीय इकाई कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थव्यवस्था में उत्तरवादी तथा कहा जा रहा है कि निजी आर्थिक तत्वों का प्रभाव रहता है। तो हमारा देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसे हम लोग कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा पहला स्टेटमेंट है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र दो अलग अलग शाखाएं हैं। तो ये देखिए हमारा बिल्कुल जो है आपका करेक्ट कहा जा रहा है, क्योंकि जो आपका व्यष्टि और जो आपके समष्टि अर्थशास्त्र होता है ये दोनों आपके अलग अलग शाखाएं होती है। अर्थशास्त्र के दोनों शाखाएं एक दूसरे से संबंधित नहीं है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर केवल हमारा पहला वाला करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन लीजिए, आपका लास्ट क्वेश्चन है, पूछा रहे कि वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस उपनामों से संबंधित किया जाता है। तो वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था को किस नामों से जो है संबोधित किया जाता है। तो भारत के अंतर्गत आपको पता है कि जो है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो पहला कहा जा रहा है उभरती हुई अर्थव्यवस्था, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि विकासशील अर्थव्यवस्था, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला कहा जा रहा है कि अल्प विकसित जो गलत है और अर्ध विकसित जो गलत है, तो केवल हमारा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिले। और जो भी छात्र पेड बैच के अंतर्गत नहीं आए हैं, इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीजें आपको बता दी जाएगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।